नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 12 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 20वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास में डैश से डैश तक आने वाली वृद्धि वह बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, कब से कब तक किया जाता है? तो क्या यह जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक होता है? नहीं, उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम किशोरावस्था तक पढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक कहा जा रहा है, क्या उत्तर हो सकता है? तीसरा देखिए, गर्भ धारण से माध्यमिक बाल्यावस्था, यह भी बाल्यावस्था तक केवल सीमित है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला आपको एक पॉजिटिव मिल रहा है, जन्म से किशोरावस्था, ठीक है, मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। चौथे विकल्प पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौथे विकल्प में दिया गया है गर्भ धारण से किशोरावस्था। यह विकल्प ज्यादा एप्रोप्रिएट है जन्म से किशोरावस्था की तुलना में। क्यों? क्योंकि हमसे वृद्धि के बारे में पूछा गया है। जब बच्चा पहली बार मां के गर्भ में आता है तभी से वो वृद्धि करना शुरू कर देता है, मां के पेट में ही वो वृद्धि करना शुरू कर देता है। इसीलिए बाल विकास में जो वृद्धि का कॉन्सेप्ट है वो गर्भ धारण से लेकर के किशोरावस्था तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर 2 की, जिसमें बात की गई थी जन्म से किशोरावस्था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गर्भ धारण से किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। सटीकता कहने का मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यह बात बिल्कुल सही है। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो उनकी आनुवांशिकता और उनके वातावरण पर निर्भर करता है। जैसा उनका वातावरण होगा वैसे बच्चे डेवलप करेंगे, वैसे बच्चे विकास करेंगे। जैसे कि कोई एक ऐसे माहौल में है जहां पर चोरी चकारी ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर उसमें अच्छे गुण विकसित नहीं होंगे। और कोई एक ऐसे घर में है जहां पर डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो परिवार कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी शिक्षित कर रहा होगा, यानी उस बच्चे को अच्छा इंवायरमेंट मिला, इसलिए वो आगे बढ़ सकता है, विकास संज्ञानात्मक तौर पर अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएगा। यानी कि बच्चे का आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग एग्जैक्ट बच्चे के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि बच्चे का क्या विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होगा। यह पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है किस पर? वातावरण पर। ठीक है, और एक तरीके से बच्चे के आनुवांशिकता के अंतःक्रिया पर। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है कि हम पहले से एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि कारण आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों के अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट ए है उसका सही तरीके से व्याख्या आर कर रहा है, क्योंकि हम लोग सटीकता से अनुमान इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि प्रत्येक का इन्वायरमेंट अलग है, प्रत्येक का आनुवांशिकता अलग है। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? बच्चा जब पहली बार परिवार में जन्म लेता है तो परिवार से ही वो समाज में रहने का तरीका सीखता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब कुछ परिवार से सीखता है। तो परिवार को प्रथम प्राथमिक समाजीकरण का कारक मानते हैं, और इसी प्रकार से जो अन्य कारक होते हैं जैसे कि मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, ये सभी चीजें द्वितीय कारक हैं। ठीक है, यानी कि समाजीकरण कैसा प्रोसेस है? ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये सभी विकल्प निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। तो ये रैखिक प्रक्रिया नहीं है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया, तो सरल प्रक्रिया के तौर पर भी हम लोग नहीं देखते हैं, यह भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, देखिए जटिल प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। प्रत्यक्ष तौर पर कैसे? ध्यान से समझिएगा। प्रत्यक्ष तौर पर इस तरीके से कि हमने जो कुछ भी परिवार में सीखा वो प्रत्यक्ष तौर पर हमारा समाजीकरण है। और जिस प्रकार से समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं और उन कुरीतियों का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी दबाव बनता है कि जैसे लड़कियां हैं तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती। समाज एक हमारे ऊपर ये दबाव डालता है ना कि हाँ लड़कियां हैं तो देर शाम के बाद घर से ना निकले। ये
एक तरीके से क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में ये डर व्याप्त है कि लड़कियां कहीं ना कहीं उनके लिए सेफ नहीं है, सेफ इन्वायरमेंट नहीं है रात्रि में बाहर निकलना, और इस वजह से ये अप्रत्यक्ष तौर पर उस महिला को या फिर उस लड़की को प्रभावित कर रहा है। यानी कि ये भी समाजीकरण का ही पार्ट है, यानी कि प्रत्यक्ष या और अप्रत्यक्ष तौर पर ये दोनों तरीके से समाजीकरण बच्चे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे जटिल बोला जाता है। यानी कि अगर प्रत्यक्ष केवल कहा जाता तब तो ये आसान होता, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर भी, जिसे ना तो बच्चा जानता है और ना ही उसके परिवार वाले जानते हैं, लेकिन समाज में ये चीजें व्याप्त है, इसलिए उसी के डर से हमारे परिवार वाले हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि लड़कियां शाम को देर रात के बाद घर से बाहर ना निकले। ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर समाज का हमारे ऊपर एक तरीके से प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग समाजीकरण कहते हैं, अप्रत्यक्ष समाजीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि सबसे उच्चतम अवस्था है ये जीन पियाजे के जो उन्होंने चरण बताए थे उसमें से। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। यानी एक के बाद एक क्रम, क्या रिलेशन है, जो भी स्टेप्स बच्चे को बताए जा रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है उसकी बात की जा रही है, तो ये बच्चे के लिए पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परिकल्पनात्मक यानी कि हाइपोथेटिकली बच्चे सोच पाए कि अगर ये परिस्थिति होगी तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर ये परिस्थिति हुई तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चे के सामने वो चीजें मूर्त अवस्था में नहीं है, फिर भी वो बच्चा उसके बारे में क्रिटिकली सोच पा रहा है, ये निश्चित तौर पर अमूर्त चिंतन में बच्चा इसके लिए सक्षम हो जाता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे में अमूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चा जब 11+ का हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, यानी कि वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, इसलिए उसको अमूर्त समस्याएं ज्यादा प्रस्तुत करनी चाहिए। और विकल्प तीसरा कह रहा है कि उसको नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? ध्यान से समझिएगा, समावेशन को एसिमिलेशन बोलते हैं और यह संयोजन नहीं है बल्कि समायोजन है। क्या है? समायोजन है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ये समायोजन होगा और इसे हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये दोनों प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, जब भी बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को देखेगा तो जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन को देखेगा तो उसके माइंड में विभिन्न प्रकार के स्कीमा बने हुए, स्कीमा का मतलब फोल्डर समझ लीजिए, जिसमें बच्चा उस इंफॉर्मेशन को रखता है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग फोल्डर्स बने हैं अलग अलग फाइल को रखने के लिए, उसी प्रकार से आपके भी माइंड में अलग अलग कैटेगरी वाइज फोल्डर्स बने होते हैं, जिसे स्कीमा नाम दिया था जीन पियाजे ने। प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार ही पूछा गया, ठीक है। जब भी बच्चा कोई नए इंफॉर्मेशन को देखता है तो उसके पास 2 कंडीशन हो सकता है, या तो उसके माइंड में पहले से स्कीमा उसके बारे में बनी रहे उस इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर बनी है पहले से स्कीमा, और अगर नए इंफॉर्मेशन में बच्चा कुछ अंतर नहीं कर पाया पुराने इंफॉर्मेशन से, तो बिना कुछ परिवर्तन के वो इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है, बिना किसी एडिट के, बिना किसी संशोधन के वो इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है और अपने स्कीमा में सेव कर लेता है। लेकिन अगर बच्चे का नया इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ और अगर पुराने इंफॉर्मेशन से कुछ विरोधाभास हुआ तो उस समय एक तरीके से असंतुलन की स्थिति आ जाती है। उस असंतुलन से निपटने के लिए जो इस पुराना वाला स्कीमा था उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा इंफॉर्मेशन को सेव करता है, उसे हम लोग समायोजन कहते हैं। यानी कि अगर नए इंफॉर्मेशन को स्कीमा में डालने से पहले स्कीमा में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है तो उसे समावेशन बोलेंगे, और किसी नए इंफॉर्मेशन में पुराने स्कीमा से अंतर होने के वजह से अगर पुराने स्कीमा में कुछ चेंज करना पड़े, कुछ परिवर्तन करना पड़े, तो उसे समायोजन कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, एक उदाहरण मैं देता हूं। पहली बार एक बच्ची अपने पिता के साथ बाहर टहल रही थी तो उसने एक काली चीज को उड़ते हुए देखा। उसके पिता ने कहा कि बेटा ये कौवा है। दूसरे दिन फिर वो बच्ची अपने पापा के साथ टहल रही थी, अगले दिन उसने कोयल को देखा। अब उस बच्ची ने ये देखा था कि
कल जब मैं पापा के साथ टहल रही थी तो मुझे पापा ने बताया था कि ये कौवा है, लेकिन आज जिस काली चीज को वो देख रही है वो कौवा नहीं था बल्कि कोयल था। लेकिन उसके मन में ये बैठा हुआ था, उसके माइंड में ये स्कीमा बन चुका है कि काली चीज, उड़ने वाली काली चीज क्या होती है, वो कौवा होती है। तो उसने पापा से बोला कि पापा देखिए वो कौवा उड़ा है। उसके बाद अगर उसके पापा ने उसको नहीं बताए होते कि बेटा ये कौवा नहीं बल्कि कोयल है, तो उसे वो क्या समझ रही थी, उसे वो कौवा ही समझ रही थी। यानी कि जो पुराना स्कीमा है और जो नया इंफॉर्मेशन वो देख रही थी, अगर उसमें अंतर नहीं हुआ तब तो इसे हम लोग समावेशन बोलेंगे। और अगर उसके पिता ने बता दिया कि बेटा ये कौवा नहीं बल्कि कोयल है, कौवा नहीं बल्कि कोयल है, तो अब उसके मन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, बच्ची के मन में। बच्ची कहेगी पापा आप तो कल इसको कौवा बोले थे। तब उसके पापा फिर बताएंगे कि बेटा कौवा जो होता है वो भी काला होता है, कोयल जो होती है वो भी काली होती है, लेकिन कौवा जो होता है वो काव काव करता है और कोयल जो होती है वो कू कू करती है। तो अब जो पुराना वाला स्कीमा था जिसमें बच्ची ने सेव कर रखा था अपने माइंड में कि काली चीज जो उड़ती है वो कौवा होता है, अब उस स्कीमा में परिवर्तन करना पड़ेगा उस बच्ची को। और अब उस स्कीमा में परिवर्तन करके वो ये कर देगी कि ऐसी उड़ने वाली काली चीज जो कि काव काव करता है वो कौवा होता है। तो देखिए अब जब उसके पिता ने बता दिया, यानी इंफॉर्मेशन में नया इंफॉर्मेशन और पुराने इंफॉर्मेशन में वो अंतर कर पा रही है, और अंतर कर पाने की वजह से वो पुराने इंफॉर्मेशन में स्कीमा में चेंज करेगी कि हर काली उड़ने वाली चीज कौवा नहीं होगी, बल्कि ऐसा कोई भी उड़ने वाला चीज जो कि काव काव करेगा वो कौवा होगा। तो पुराने स्कीमा में चेंज करना पड़ा, तो इसे हम लोग समायोजन कहते हैं। और ये दोनों किसके लिए किए जाते हैं, अनुकूलन के लिए किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इक्विलिब्रियम के लिए किया जाता है कि जो भी विरोधाभास के वजह से जो भी असंतुलन की स्थिति पैदा हुई थी उसको खत्म करने के लिए ये दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, समावेशन और समायोजन ये किसके पार्ट है, ये अनुकूलन के पार्ट है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लें तो देखिए, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र यानी जेडपीटी की बात की जा रही है, तो ये तो लेव वाइगोस्की का टर्म है, ये हमारा उत्तर होगा नहीं। संरचनात्मक चित्रण उत्तर होगा नहीं। अग्रिम आयोजन ये भी उत्तर नहीं होगा। अनुकूलन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसको जबकि लेव वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं। दूसरा हमसे लेव वाइगोस्की के बारे में यहां पर भरना है, यानी कि यहां पर जो विकल्प आएगा वो लेव वाइगोस्की का टर्म आना चाहिए, और पहला वाला जो विकल्प आना चाहिए वो वाइगोस्की जीन पियाजे के अनुसार टर्म आना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला लेव वाइगोस्की याद रखिएगा। सांस्कृतिक उपकरण ये लेव वाइगोस्की का था, हमारा उत्तर हो सकता है। स्कीमा में बदलाव, स्कीमा जो है वो जीन पियाजे का शब्द है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा वाला जो है वो वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया था। पुनर्बलन, पुनर्बलन की बात स्किनर ने की थी, लेकिन प्रश्न लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद से संगठन की बात की गई है, तो संगठन जो टर्म है वो जीन पियाजे का टर्म है, और दूसरा वाला यहां पर हमसे लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जीन पियाजे परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं और जो लेव वाइगोस्की थे वो सांस्कृतिक उपकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। परिपक्वता कहने का मतलब कि बच्चे खुद से करके परिपक्व होते हैं, खुद से करके अनुभव प्राप्त करते हैं, और लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चे सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। नहीं है यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है निर्देशित आदान प्रदान। आदान प्रदान यानी कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, निर्देश मैं किसी को दे रहा हूं और उससे निर्देश प्राप्त कर रहा हूं, यानी कि मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, किसी से बातचीत कर रहा हूं। अब निर्देश देने का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगला बंदा निर्देश केवल प्राप्त कर रहा है तो वो निष्क्रिय है। यहां पर आदान प्रदान किया जा रहा है, यानी टू वे कम्युनिकेशन है। एक बंदे को मैंने निर्देश दिया, यानी उसने मेरे इंस्ट्रक्शन को प्राप्त किया, अब वो मुझे कुछ निर्देश दे रहा है, यानी कि दोनों यहां पर एक्टिव है, और दोनों एक्टिव है यानी इंटरेक्शन किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, व्यापक चर्चाएं, लेव वाइगोस्की ने अंतःक्रिया की बात की थी, ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सहयोगात्मक अधिगम, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे समूहों में, ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं, तो ये भी बात लेव वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, दोहराव और स्मरण करना। स्मरण रटना ये सभी चीजें हमेशा निगेटिव होती हैं, और दोहराव यानी कि ड्रिल की बात की जा रही है, यानी एक ही चीज को बार बार मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है। लेव वाइगोस्की ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, यह निगेटिव है लेव वाइगोस्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा क्योंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता को जो पर जोर देती है को नकारते हैं। ध्यान से समझिएगा, कैरोल गिलिगन जो थे
ये एक महिला मनोवैज्ञानिक थी। वो इसलिए फेमस हुई क्योंकि उन्होंने जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसके लिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों पर जो उनको कहानी सुनाई थी हिंज की, और उसके बाद से उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि हिंज ने सही किया या नहीं सही किया दवा को चुरा करके, तो इन जो कैरोल गिलिगन थी उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग का इस बात के लिए आलोचना किया कि उन्होंने जो अपना परीक्षण किया वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों पर किया था, लड़कियों पर यानी महिलाओं पर, नारी पर उन्होंने कोई भी अपना परीक्षण नहीं किया। इस वजह से जो उनकी लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसे 100% सही नहीं माना जा सकता, ये कहना था कैरोल गिलिगन का, क्योंकि उन्होंने नारी पक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है अपने सिद्धांत में। ठीक है, चलिए, और उसके बाद से उन्होंने जो अपना एक पक्ष दिया कैरोल गिलिगन ने, उन्होंने ये बताया कि नारीवादी जो होती है, नारी जो होती है, उनमें देखभाल की भावना होती है, देखभाल की नैतिकता होती है, और जो मानव नर होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें न्याय की नैतिकता होती है। महिलाओं में देखभाल की नैतिकता और पुरुषों में न्याय की नैतिकता। ठीक है, यहां पर देखिए प्रश्न में नारीवादी नैतिकता की बात की गई है, तो कैरोल गिलिगन के अनुसार यह देखभाल की नैतिकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइमरी में आप देखेंगे कि ज्यादा जो मैक्सिमम टीचर्स होती हैं, आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, वहां पर मैक्सिमम जो टीचर होती हैं वो महिलाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें देखभाल की नैतिकता होती है, उनमें थोड़ी दया होती है। अब पुरुष क्या होते हैं, थोड़े वो निर्दयी होते हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, वो पीट देते हैं बच्चे को। लेकिन महिलाएं जो होती है वो चूंकि मातृत्व उनके अंदर रहती है, इस वजह से वो देखभाल की नैतिकता उसमें होती है, वो बच्चे को लेकर के थोड़ा केयरिंग होती हैं। इस वजह से जो कैरोल गिलिगन थी उन्होंने ये कहा था कि जो नारीवादी नैतिकता होती है वो देखभाल की नैतिकता, और पुरुषों की नैतिकता जो होती है वो न्याय की नैतिकता होती है। प्रश्न में हमसे नारीवादी के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था, तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। पहले ही विकल्प में इसके जिक्र किया गया, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, विकल्प नंबर 1 ही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से ये सभी निगेटिव हो जाते हैं, विकल्प गलत हो गया। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की, तो बुद्धिलब्धि जो कॉन्सेप्ट था वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया, 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता की बात की गई है। उनके द्वारा लगभग 6 से 8 बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि हो गया, अंतःवैयक्तिक हो गया, अंतर्वैयक्तिक हो गया, लेकिन 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता उनके द्वारा नहीं बताई गई है। इस वजह से यह भी विकल्प निगेटिव हो जाएगा। पहला ही विकल्प इसका पॉजिटिव था कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब था। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है परीक्षाओं के लिए सीखना। जब भी विकल्प में परीक्षा की बात आ गई या फिर परीक्षा में नंबर पाने की बात आ गई, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि जो हम लोग अधिगम करते हैं, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसका उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं उसको परिलक्षित कर पाए, वो चीज़ें हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। हम डिग्री से शिक्षित नहीं होते हैं, हम अपने व्यवहार से शिक्षित होते हैं। कोई बहुत बड़ा डिग्री लेकर भी पीएचडी भी कर लिया, लेकिन अगर बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग शिक्षित नहीं मानेंगे, क्योंकि जो कुछ भी उसने विद्यालय में सीखा औपचारिक तरीके से, क्या उसके व्यवहार में परिलक्षित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग शिक्षित नहीं बोल सकते। यानी परीक्षा के लिए सीखना हमेशा संकुचित होता है, क्योंकि जिंदगी भर बच्चा परीक्षा नहीं देता रहेगा, उसको अपने दैनिक जीवन में उतर करके उन व्यवहारों को परिलक्षित भी करना होगा। ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है रट कर सीखना, रटना, याद करना, ये सभी विकल्प निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। गैर संदर्भित विषय वस्तु, गैर संदर्भित, देखिए एक होता है संदर्भ यानी कि जो बच्चे का परिवेश है वो उसका संदर्भ माना जाता है, और गैर संदर्भ यानी कि उसके परिवेश से ना जोड़ने की बात की जा रही है। जबकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है। क्यों परिवेश से जोड़ने की बात करता है? क्योंकि बच्चे ने जो अपने परिवेश में देखा है वो उसको प्रत्यक्ष तौर पर देखने की वजह से वो बच्चे का अनुभव हो गया, बच्चे का पूर्व ज्ञान हो गया, और पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की बात की जाती है। इस वजह से संदर्भित विषय वस्तु होना चाहिए, ना कि गैर संदर्भित। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा संकल्पनात्मक समझ, यानी कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सूत्र केवल रटे, ऐसा नहीं कि केवल परिभाषा रट रहा है, नहीं, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, यानी बालक केंद्र में है और खुद अपने गतिविधि के माध्यम से खुद सक्रिय होकर के
सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा, अन्वेषण करके, खोज करके। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देना। तो क्या शिक्षकों द्वारा केवल निर्देश के माध्यम से बच्चे सीखते हैं? नहीं सीखते। निर्देश देने का मतलब कि बच्चे को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन का मतलब कि बच्चे, पेन ड्राइव थोड़ी है कि लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाइए और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चे समझ जाएंगे। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तकों से तो बच्चे किताबी कीड़ा नहीं होते। प्राइमरी स्तर पर या फिर अपर प्राइमरी स्तर पर बच्चे किताबों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको आपको खेल के माध्यम से गतिविधि में सक्रिय करके ही सिखाना होगा। पाठ्य पुस्तक निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, निष्क्रिय वर्ड अपने आप में निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। अन्वेषण करना यानी कि खोज करना। अब बच्चा जब खुद खोज करेगा तो जाहिर सी बात है सक्रिय होगा, और सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में यहां पर देख सकते हैं आप, एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जेंडर उपयुक्त मतलब कि जेंडर के आधार पर बच्चे को अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है उनके शैशवावस्था में ही। शैशवावस्था का उम्र काल क्या होता है? 0 से 2 साल। यानी जब बच्चा 2 साल तक है उस समय ही उसको कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है कि हमारे लिंग के आधार पर हमारे साथ कुछ अलग क्रियाएं हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि लड़कियां हैं तो उनके लिए अलग कपड़े होते हैं और जो लड़के हैं उनके लिए अलग कपड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने कपड़ों को देखकर भी समझ सकते हैं कि उनके साथ लिंग के आधार पर अलग अलग एक तरीके से व्यवहार हो रहा है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिव है, सही है। दूसरा देखिए तर्क क्या दिया गया है, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर बचपन की बात की गई है, यानी बाल्यावस्था की बात की गई है, और बाल्यावस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 2 से 6 साल, दूसरा मध्य बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 6 से 9 साल, और तीसरा उत्तर बाल्यावस्था जिसकी एज होती है 9 से 12 साल। तो इस दौरान बच्चे का जो अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं, देखिए कई मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा था कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है या फिर पूर्व बाल्यावस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी दौरान जो भी बच्चे को अनुभव होगा वही बच्चा आगे जाकर के बनना चाहेगा या फिर बन सकता है। यानी उसके माइंड पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर तर्क आर में, इसी की बात की जा रही है। और ये अगर बच्चा उस माहौल में रह गया, जैसे चोरी चकारी वाले माहौल में रह गया, तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य भी दांव पर लग सकता है, क्योंकि यही एक समय था जब बच्चे को जो कुछ भी बनना था वो कहीं ना कहीं एक राइट पाथ अपना खुद से तय कर रहा होता है। और यहां पर अगर बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह भविष्य में जाकर के बहुत मुश्किल से सुधारा जा पाएगा। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। लेकिन पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे क्यों देना चाहिए बच्चों के मूल्यांकन का रिकॉर्ड माता पिता को, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए। तुलना करना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब आप एक ऐसे बच्चे की तुलना जो कि पैर से विकलांग है नॉर्मल बच्चे से नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से वो दौड़ करके गतिविधि में भाग ले रहा है ये भी दौड़ने वाली गतिविधि में भाग ले पाए। यानी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, सभी बच्चे अलग अलग चीजों की वजह से परेशान हैं, यानी अलग अलग कमियों की वजह से जूझ रहे हैं। कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है। यानी कि एक पैमाने पर हम लोग तौल ही नहीं सकते किसी बच्चे को, इसलिए तुलना हमेशा नेगेटिव होता है। तीसरा देखिए, अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, तो यह विकल्प ही आपको बता रहा है कि मैं निगेटिव हूं, क्योंकि बच्चे को जब भी कम आंका जाएगा, चाहे किसी के भी द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा या फिर उनके टीचर के द्वारा, वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि बच्चे को कम आप आंक ही नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी थी तारे जमीन पर, कितना उस बच्चे को, जो मेन कैरेक्टर था, कितना उसको टीचर भी बोलते थे कि तुम गधे हो, तुम नहीं सीख सकते हो। उसके
इवन उसके पिता भी उसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब उसको जब वहाँ पर अभिनेता की जब एंट्री होती है और वो सभी चीज़ों को सही से हैंडल कर पाते हैं, तब वही बच्चा जो मेन कैरेक्टर में था वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर पा रहा था। यानी कि बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होता है, उसको सही तरीके से सही शिक्षण विधि से पढ़ाने की जरूरत है। इस वजह से जो भी ऐसा विकल्प जो बच्चे को कम आके वो निगेटिव होता है। तीसरा विकल्प बच्चे को कम आंक रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, अभिभावकों को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामित कर पाए कि मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं ये बच्चे के बारे में निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बच्चा, अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बोला जा रहा है, यानी कि जो समाज में बहुत पिछड़ गए हो, यानी कि समाज के मुख्य धारा में शामिल ना हो, या फिर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो, बहुत गरीब हो, उनकी बात की जा रही है। तो ऐसे बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो उनको समावेशित करने के लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, वे घर पर ट्यूशन लें। देखिए, एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा विद्यालय आया है तो हम उसको विद्यालय में पढ़ाएं। अब उसको होम ट्यूशन लेने के लिए जब आप बोलेंगे, बच्चा पहले से गरीब है, अब वो होम ट्यूशन का फीस कहां से दे पाएगा, उस पर और ज्यादा आप अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। और वैसे भी मैं बता दूं कि 5-6 घंटे जब विद्यालय में बच्चे को बिताना वो सफिशियंट होता है बच्चे की आयु के हिसाब से, और इसके अलावा उसको होम ट्यूशन देने की बात होनी ही नहीं चाहिए। विकल्प गलत हो गया। अगर टीचर होम ट्यूशन देने की बात कर रहा है यानी वो अपनी जिम्मेदारी विद्यालय में सही से नहीं निभा रहा है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाएं। रटना, याद करना, स्मरण, ये सभी वर्ड हमेशा निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। गैर संदर्भित यानी कि बच्चे का जो परिवेश है उसको इग्नोर करने की बात की जा रही है, जबकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के संदर्भ में उसके परिवेश से जोड़ करके उसके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बताना है, और यह विकल्प उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है, हमारा विकल्प नहीं हो सकता, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब रुचि लेने लगेगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं कुछ नया सीखने के लिए, यानी कि जब बच्चा रुचि लेगा तो रुचि की वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा और उसके वजह से वो अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएगा, क्योंकि वो तत्पर हो जाएगा। और थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के अनुसार बच्चा कहीं ना कहीं जब तत्पर होगा तो खुद से चीजों को सीखने के लिए उत्सुक होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। यानी कि किस प्रश्न के माध्यम से बच्चे का अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, ऐसा प्रश्न जो खुले सिरे वाला होता है उसके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। खुले सिरे वाला प्रश्न और बंद सिरे वाला प्रश्न, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत वर्ष कब आजाद हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के चंगुल से भारतवर्ष कब आजाद हुआ था, तो इसका प्रत्येक बच्चे के द्वारा एक ही उत्तर दिया ही जा सकता है, क्योंकि इसका एक ही उत्तर संभव ही है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से अलग अलग उत्तर देने की क्षमता रखता है। यानी कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें बच्चे के अपने मौलिक विचारों को यूज करना पड़े और उसकी वजह से उत्तर अलग अलग आने की संभावना हो, उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। और जिसका केवल एक ही उत्तर संभव है उसे बंद सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। चलिए यहां पर विकल्पों में चलते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी। तो ये तो डेट फिक्स है ना, यानी एक ही उत्तर संभव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे, तो यहां पर भी धातुएं फिक्स है, यानी कि इसका एक ही उत्तर हो ही सकता है। इस वजह से यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह बंद सिरे वाला प्रश्न है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, तो पुरातत्व का भी एक डिफिनीशन होगा, एग्जैक्ट डिफिनीशन होगा, यानी ये इसके भी एक ही उत्तर आने की संभावना है। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 1 की, देखिए आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, तो यहां पर बच्चा अपने हिसाब से क्या क्या उसको अंतर लगा या फिर क्या क्या वो डिफरेंसेस महसूस किया, अपने अनुभव के आधार पर, अपने मौलिक विचारों के आधार पर अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। यानी यहां पर मौलिकता आ रही है, प्रत्येक बच्चा अपने हिसाब से उत्तर देगा, यानी अलग अलग उत्तर आने की संभावना होगी। यानी कि यह खुले सिरे वाला प्रश्न है और इसी के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशाध्यन हेतु दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है।
पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, तो ये बात इसमें मेंशन किया गया है। हमारा उत्तर होगा सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात आ जाएगी वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो करिकुलम के माध्यम से जो सामान्य बच्चा पढ़ सकता है, क्या उस करिकुलम के माध्यम से एक दिव्यांग बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। शारीरिक गतिविधि से संबंधित कई एक्टिविटी कक्षा में कराई जाती है जो कि सामान्य बच्चे कर सकते हैं लेकिन दिव्यांग बालक नहीं कर सकते। इसलिए सबके लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। संसूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग, तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। यानी कि 1, 3 और 4 इसका विकल्प पॉजिटिव है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 1, 3, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि ऐसे अल्पसंख्यक की बात की जा रही जो कि धार्मिक स्थिति के अनुसार जिनकी संख्या कम है, तो उन बच्चों को समावेशित करने के लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विशेष धर्मों से संदर्भित रूढ़ियों को मजबूत करना चाहिए। रूढ़ि यानी कि जो समाज के द्वारा बिना किसी तथ्य के चीजें ढोई जा रही हैं, या फिर एक कुरीति के तौर पर आप समझ सकते हैं कि किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों को एक तरीके से जो पहले से अवधारणा बनी हुई है समाज के द्वारा, जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, उसको मजबूत करने की बात की जा रही है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना। पूर्वाग्रह क्या होता है? यानी कि बिना किसी के बारे में जानना, बिना किसी के बारे में जाने उसके बारे में एक छवि बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। तो ये पूर्वाग्रह हमेशा निगेटिव होता है। जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, केवल धर्म के आधार पर और विश्वास के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर, यानी जो हमारे समाज में चली आ रही हैं उसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में पहले से पूर्वाग्रह नहीं बना सकते। ये निगेटिव होता है। ठीक है, पहला देखिए, सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर व ज्यादा जोर देना, यह भी विकल्प निगेटिव है। क्योंकि जब हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष देश मानता है भारतवर्ष को, तो फिर हम धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों करें, क्यों असमानता देखें। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि सभी बच्चों में जब हम लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे धर्म के आधार पर, तब निश्चित तौर पर सभी बच्चे एक साथ एक कक्षा में साथ बैठकर पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो डिस्ग्राफिया आपका लिखने से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लिखने से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी जो देख नहीं सकते, उनको कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसके लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, या फिर कौन सा विकल्प उनको हेल्प करेगा सभी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में, वो वाला विकल्प हमें ढूंढना है। यानी प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें। छोटे मुद्रण यानी कि छोटे फॉन्ट की बात की जा रही है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, और चित्र वाली पुस्तक की बात की जा रही है। तो जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप उसको फिगर दिखा लीजिए या फिर छोटे प्रिंट में दिखा लीजिए, बच्चा कहां देख पाएगा। तो यह बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। सांकेतिक भाषा किसे बोलते हैं? यानी कि जो आप लोगों ने दूरदर्शन पर पहले एक न्यूज एंकर को देखते होंगे जो कि मुख बधिर लोगों के लिए, यानी जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, उनके लिए हाथों के इशारों के माध्यम से न्यूज को कन्वे करते थे, उसे ही हम लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो हाथों के इशारों को देखने के लिए भी तो नेत्र चाहिए ना, यानी कि दृष्टिबाधित बालक इन संकेतों को कैसे देख सकता है। इस वजह से यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बोर्ड पर लिखित निर्देश देना। बोर्ड पर जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा, दृष्टिबाधित है, तो कैसे निर्देश प्राप्त करेगा, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे जो दृष्टिबाधित है उनको जो ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है वो भी उभरे हुए वहां पर एक तरीके से डॉट्स होते हैं जिसके माध्यम से बच्चे उस लेख को पढ़ पाते हैं। यानी कि ऐसे कोई भी चीज जिसे बच्चा मूर्त अवस्था में छू करके, स्पर्श करके महसूस कर सकता है, और उभरी सामग्री का उपयोग करने से कहीं ना कहीं जो दृष्टिबाधित बालक है उनको सामान्य बच्चों के साथ समावेशित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था उच्च सृजनात्मक वाले अगला प्रश्न पूछा गया था उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो कि निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। अब यहां पर बचना चाहिए, बचने की बात की जा रही है, यानी प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्पों से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है समस्या समाधान कौशल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ता है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मानसिक उद्वेलन जो है वो डायरेक्टली बच्चे के मौलिक विचारों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। इससे बचना नहीं चाहिए। प्रश्न हमसे बचने की बात कर रहा था, निगेटिव सेंस में पूछा गया था, लेकिन ये पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है विचारों की मौलिकता। तो जितना मौलिक विचार होगा उतना ही बच्चा सृजनात्मक बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। सीखने की जिज्ञासा, जब बच्चा खुद जिज्ञासु होगा तो खुद खोज करके चीजों को खोज रहा होगा, अन्वेषण के माध्यम से सीखने की कोशिश कर रहा होगा, यानी ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अभिसरण सोच। अभिसरण सोच यानी कि एक तरीके से एक ही विधि के माध्यम से सोचने की बात की जा रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सृजनात्मकता में बाधक होता है, ये निगेटिव सेंस में। और चूंकि हमसे निगेटिव ही वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनको लॉन्ग पीरियड वो चीज़ें समझ में रहें, उनके समझ में रहे, बना रहे, इसके लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे देखिए प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो विकल्प भी पॉजिटिव होना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। केवल मौखिक रूप में ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये विकल्प तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें श्रवण बाधित बालक भी है, दृष्टि बाधित बालक भी है। तो जब केवल मौखिक रूप से हम लोग जानकारी और निर्देश को प्रस्तुत करेंगे तो जो सुनने वाला बालक नहीं है, जो श्रवण बाधित है, यानी जो सुन नहीं सकता, वो हमारे इंफॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं कर पाएगा, यानी वो कहां कुछ सीख रहा है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान देना। रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी वर्ड्स हमेशा निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए अभी सीखे गए संप्रत्ययों के विस्तरण और चर्चा से मना करना। यह सीधे तौर पर लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का विरोध है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। यहां पर चर्चा करने से ही मना कर दिया गया है, यानी इंटरेक्शन किया ही नहीं जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की जो कि संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से गिने जाते हैं, उनका सीधे तौर पर विरोध है, इस वजह से यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना। यहां पर देखिए विभिन्न परिस्थिति, यानी कि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीख रहा है वो अपने जीवन में उसको उतार पाए, यानी कि व्यवहारिक तरीके से उसका उपयोग कर पाए जो कुछ भी वो सीख रहा है। इसी को तो बात की गई है। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करना, यानी अलग अलग परिस्थितियों में उसको अप्लाई करने की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी बिल्कुल सही बात है। अनुमान बच्चा कब लगा पाएगा? जब उस प्रश्न को जानेगा, उसके बारे में क्या क्या अल्टरनेट्स रिजल्ट्स हो सकते हैं, अब उन रिजल्ट्स में से किसी एक रिजल्ट को चुनेगा और उसके बारे में अनुमान लगाएगा। यानी कहीं ना कहीं विश्लेषण जुड़ा हुआ है, और विश्लेषण जहां पर भी होगा वहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा, यानी मानसिक उद्वेलन आएगा, यानी विचारों की उत्तेजना आएगी, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। ये चीजें किसमें होती है? ये चीजें बाल केंद्रित शिक्षा में होती है, यानी बच्चा सक्रिय है। इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। कारण देखिए क्या बोला जा रहा है, विद्यार्थी को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही रूप में पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। तो केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, ये सभी वर्ड्स निगेटिव होते हैं, पूरे विकल्प को एक तरीके से निगेटिव कर देते हैं। ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता, यानी कि ए सही है, आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक शिक्षक को ऐसी परिस्थितियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच किसको उत्पन्न करती है। देखिए यहां पर आप विकल्पों पर ध्यान देंगे तो चारों इमोशंस की बात की गई है। अब एक ऐसा इमोशन जो कि पॉजिटिव होगा वो बच्चे के संज्ञान को पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट डालता है, और एक ऐसा इमोशन जो कि निगेटिव होगा वो बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। जैसे कि अगर बच्चा किसी वजह से भी दुखी है तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन अगर बच्चा खुशी की मुद्रा में है तो उस दौरान उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होता है। यानी कि खुशी क्या है? पॉजिटिव इमोशन है, और दुख क्या था? निगेटिव इमोशन था। तो जो भी निगेटिव इमोशन है उससे बचना चाहिए। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि शिक्षक को ऐसी गतिविधि
गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए, यानी पॉजिटिव वाला हमसे पूछा गया है, तो चिंता देखिए निगेटिव है तो हमारा उत्तर होगा नहीं, बोरियत निगेटिव है हमारा उत्तर होगा नहीं, हतोत्साहन यानी कि डीमोटिवेट करने की बात की जा रही है तो ये भी हमारा उत्तर होगा नहीं, जिज्ञासा पॉजिटिव सेंस में है क्योंकि बच्चे जब जिज्ञासु बनेंगे तब चीजों में रुचि लेंगे, खुद करके सीखने के लिए प्रेरित होंगे, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो किसी भी कार्य को जब हम लोग करने जाते हैं, चाहे हमें चाय ही क्यों ना बनाना हो, तो उसकी प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले आप पतीले को गैस लाइटर से चूल्हे को ऑन करेंगे, उसके बाद से उस पर पतीला रखेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार, फिर उसके बाद से गर्म होने देंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर चायपत्ती डालेंगे और थोड़ा देर खौलाएंगे, उसके बाद से छन्नी से छान करके उसको कप में डालेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है किसी कार्य को करना है तो इसके लिए किसका ज्ञान कहा जाएगा, तो इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है, प्रोसीजरल नॉलेज कहा जाता है, यानी कि चरण दर चरण ज्ञान कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया अन्वेषण, अन्वेषण यानी कि खोज करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बच्चों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करने की बात करता है, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए बातचीत और अंतःक्रिया, बातचीत और अंतःक्रिया ये लेव वाइगोत्स्की का महत्वपूर्ण टर्म है, यानी कि वो संरचनावाद के समर्थक हैं और उनका ये मानना है कि बच्चे समूहों में एक दूसरे से अंतःक्रिया बातचीत के दौरान ही सीखते हैं, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान को अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे अपने खुद के विचारों पर जब चिंतन करते हैं, जब बच्चा खुद के विचारों पर खुद चिंतन करता है तो उसे अधिसंज्ञान बोला जाता है। यह भी कहीं ना कहीं सार्थक सीखने में मदद करेगा क्योंकि बच्चा किसी भी चीज को लेकर के किस रिजल्ट पर पहुंच रहा है उस विचारों को लेकर के चिंतन करना, यानी कहीं ना कहीं बच्चा क्रिटिकली थिंकिंग कर रहा है और इसके लिए वो एक तरीके से जब भी बच्चा किसी भी बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो वो सार्थक अधिगम का एक तरीके से परिचायक बनता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए निष्क्रिय अवलोकन। निष्क्रिय यानी कि बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ है और चीजों को केवल देख रहा है। तो इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और विकल्प निष्क्रिय बोला जा रहा है, निगेटिव हो गया। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। हमारी अपनी क्षमता के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने ही सोच के बारे में, अपने ही सोच अपने ही समझ के बारे में प्रत्यक्ष और परोक्ष बोध पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं और इसी को हिंदी में अधिसंज्ञान बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर 3 में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान की बात की गई, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह किसका उदाहरण है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में किसी प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं और उस प्रश्न से रिलेटेड कई एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए रहते हैं जिसको सॉल्व किया गया रहता है, तो आप उससे रेफरेंस लेकर के उसी तरीके से चीज़ों को कर रहे होते हैं, उसी विधि का प्रयोग करके हुए जब आप प्रश्नों में फंस जाते हैं तो उसी उदाहरण को देख करके उससे हेल्प ले रहे होते हैं। वहीं इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान समस्या जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको हल करने के लिए जो समरूपी समस्या यानी जो उदाहरण दिए गए थे उससे हेल्प लेना, यह क्या कहलाता है, किस प्रकार का सोच है, किसका उदाहरण है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। पश्चिगामी यानी कि पीछे की तरफ चलने की बात की जाती है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हम लोग उससे डायरेक्ट रेफरेंस लेकर के आगे के प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, ना कि पीछे की तरफ, तो ये विकल्प गलत हो गया। अनुक्रिया समुच्चय, अनुक्रिया समुच्चय को इंग्लिश में रिस्पॉन्स सेट बोला जाता है, यानी कि एक प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 तरीके पता है तो हमारे पास ये फिक्स हो गया कि हमारे पास 2 रेफरेंस रिस्पॉन्स सेट है, तो यहां पर अनुक्रिया समुच्चय उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिस्पांस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम प्रत्यक्ष तौर पर उदाहरण से हेल्प ले रहे हैं, अपने खुद के रिस्पांस की बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है कार्यात्मक स्थिरता, यानी कि फंक्शनल फिक्सिडिटी की बात की जा रही है, यानी बच्चा बिल्कुल फिक्स है कि नहीं मैं इसी प्रोसेस से प्रश्न को सॉल्व करूंगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा हेल्प ले तो रहा है,
हेल्प ले रहा है, यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए संकेत ले रहा है, हेल्प ले रहा है, तो ये स्थिरता नहीं कहा जा सकता। एक ही विकल्प बचा अनुरूपक सोच, यानी कि जिस तरीके से उसके एग्जाम्पल में दिया गया उसी तरीके से बच्चा सोचने का प्रयास कर रहा है हेल्प लेकर के, अनुरूपक सोच इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां यानी कि मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं आप, या फिर एक विधि बच्चे को बताया गया तो उसका कोई अल्टरनेट प्रोसेस बच्चा अपने माइंड में बना लिया है, उस भ्रांति के बारे में बोला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? मान लीजिए कि बच्चे को आपने कोई कॉन्सेप्ट बताया और बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट कोई मिसकॉन्सेप्शन बना लिया, यानी गलत अवधारणा बना लिया, तो उस दौरान अगर आप बच्चे के डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो उसका डाउट है वो आगे की संप्रत्यय को भी प्रभावित करेगा निगेटिव तौर पर। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, इन बच्चों को विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आंकलन की सिफारिश करें। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि बच्चे में अगर कुछ भी कमी है या फिर कुछ भी अगर उसमें पॉजिटिव है तो आप उसका अलगाव कर ही नहीं सकते। समावेशी कक्षा यह कहता है कि आपको योग्यता के आधार पर भेदभाव करना ही नहीं है। यह विशेष शिक्षा के पास भेजने की बात कर रहा था, यानी भेदभाव की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उसे उस संप्रत्यय का मानक जानकारी बताएं। देखिए यहां पर सिरे से खारिज करने का मतलब यह हो गया कि आप उसकी जो भी मिसकॉन्सेप्शन है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर भी मानक शब्द आ जाए वो निगेटिव तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि बच्चे को आप मानक बता तो देंगे लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझ कहां रहा है, क्योंकि उसने तो अपने मिसकॉन्सेप्शन बना लिया और आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, तो इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर दें। यानी कि यहां पर यह ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि बच्चा खुद खोज करने का उसको मौका मिला, यानी सक्रिय है, साथ ही साथ उसके भ्रांति पर मुद्दे पर बात की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे भी जो मिसकॉन्सेप्शन बनाए हुए उसके संबंध में अपना तर्क देंगे कि आखिर वो अपना इस प्रकार की अवधारणा क्यों बनाए हैं, या फिर उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सही है, और टीचर भी उस पर चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। पहला विकल्प दिया गया, किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यह बोला जा रहा है कि बच्चे का जो संवेग है, जो इमोशन है, उसके ध्यान यानी उसके संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है, जबकि बच्चे का जो इमोशन होता है उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा होता है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो यह भी निगेटिव है। तार्किक सोच क्या है? बच्चे की संज्ञानात्मक समझ ही तो है, यानी कहा जा रहा है कि इमोशन, बच्चे का जो संवेग है वो उसके संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, स्मृति सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। देखिए स्मृति जो होती है वो हमारे सकारात्मक और नकारात्मक संवेग से जुड़ी हुई होती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे कि जो चीजें आपको एक तरीके से खुशी देती है वो चीज़ों को आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, और जो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती है यानी कि आपके निगेटिव इमोशन से जुड़ी हुई है, आप उसको भूलना चाहते हैं, यानी ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारा। इसीलिए तो हमें संज्ञानात्मक एक तरीके से विकास, इसीलिए हमें संज्ञानात्मक विकास, इसीलिए हमें शारीरिक विकास पढ़ाया जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चों के जितने भी पक्षों में विकास होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये विकल्प कह रहा था जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। यानी कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करेगा प्रयास करने के लिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरा नियंत्रण से बाहर है। यानी बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा है, तो वो मोटिवेट कहां से होगा? ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यहां पर
जो बच्चा है वो किस्मत को अपनी सफलता का एक तरीके से चाबी मान रहा है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि वो अपने एक तरीके से कर्म पर विश्वास ना करके अपने किस्मत पर विश्वास कर रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास में मेरी क्षमता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यहां पर बच्चा डीमोटिवेटेड है। एक ही विकल्प बचा, अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य में सक्षम हूं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करेगा, यानी बच्चा खुद में कॉन्फिडेंट है, विश्वास रख रहा है और ये बच्चे को आगे के प्रयासों के लिए मोटिवेट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।